आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है उसका तीसरा पाठ सेनापति पढ़ेंगे। जीवन परिचय के अंतर्गत देखिएगा, सेनापति का जन्म संवत 1616 में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। यानी सेनापति की जो कविता है वो इस प्रकार की है कि सभी लोग कान लगाकर सुनते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सीतापति यानी जो राम है उनके प्रसाद के रूप में उन्हें ये कविता मिली हुई है। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात से कतई संदेह नहीं कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांभीर्य उनके काव्य की विशेषता है। पाठ परिचय में देखिएगा, पाठ परिचय है, यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने ऋतु बसंत का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आँखों के आगे साकार कर दिया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन जो है वो सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। अब ऋतु वर्णन के अंतर्गत देखिएगा, पहला जो पद है, बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोहि चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद यश वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन घहियतु है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। यानी इसके अंतर्गत कवि ने क्या कहा है कि ऋतुओं का राजा जो बसंत है उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कवि, बरन बरन तरु फूले उपवन बन, यानी विभिन्न रंगों से उद्यान जो है वो भरे हुए हैं।
सोही चतुरंग संग दल लहियतु है, यानी जिस प्रकार राजा अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ आता है, जिसमें पैदल, रथ, हाथी, घोड़े सब होते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋतुराज जो बसंत है वो राजा के रूप में आ रहा है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, यानी जैसे चारण भाट जिस प्रकार राजा के यश का गुणगान करते हैं, उसी प्रकार कोयल भी कर रही है। गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है, और भ्रमरे भी जो हैं वो उनके गुणों को गाते हुए मान लो गुंजायमान हो रहे हैं। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, और अपने आस पास इर्द गिर्द पुष्पों की जो सुगंध है वो फैली हुई है। सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है, आगे कहते हैं जैसे सोने में सुगंध होती है उसी प्रकार वसंत ऋतु के अंतर्गत चारों तरफ जो है वो सुगंध फैली हुई है, पूरा समाज उसमें लिप्त है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है, यानी सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह है एवं सुखमय सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति आता हुआ सुशोभित होता है। देखो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसमें क्या बताया गया है कि कवि सेनापति वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रही है। वसंत ऋतु के आने पर उद्यानों तथा वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से फूले हुए पेड़ ही राजा की चतुरंगिणी सेना के समान सुशोभित हो रहे हैं। वसंत में तोते व कोयलों के मधुर स्वर बंदी जनों की भांति सुंदर विरुदावली के गान है, अर्थात वे वसंत रूपी राजा का गान कर रहे हैं तथा भोरे जो हैं वो गुण ग्रहण करते हुए यशोगान गाते हुए मधुर गुंजार कर रहे हैं। बसंत के आगमन से आसपास में फूलों की सुगंध आ रही है, जो सोने में सुगंध होने से दुगुना आनंद प्रदान कर रही है, अर्थात सोने में सुगंध की कहावत को चरितार्थ कर रही है। उससे सभी और अनेक तरह के फूलों की सुगंध क्या है, व्याप्त है। तो तभी सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह एवं सुखमय सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति आता हुआ सुशोभित हो रहा है। फिर जब हम इसका विशेष लिखेंगे तो वही है, सबसे पहले हम भाव लिखेंगे, उसके बाद में इसकी भाषा लिखेंगे, फिर अलंकार लिखेंगे और अंतिम जो विशेष होगा वो होगा इसकी शैली। तो आपको पता है कि इसमें भाव क्या है, कि भाव यही है कि ऋतुराज बसंत जब आता है तो उसकी जो उपमा की गई है वो किसके साथ की गई है, राजा के साथ की गई है, कि राजा अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ जिस प्रकार आ रहा है वैसे ही ऋतुराज बसंत आ रहा है। दूसरे नंबर पे आता है कि इसकी भाषा कौन सी है, तो भाषा इसकी ब्रज भाषा है। तीसरे नंबर पर है अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और चौथे नंबर पे जो इसकी शैली है वो कल्पना शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। फिर देखिए, देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर क्षोर, तीन तर बर सब ही को रूप हरियो है, महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन चाही बो ही चित्त धरियो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई जुकी, ग्रीष्म विषम वर्षासी सम करियो है, यानी इसके अंतर्गत कवि ने श्लेष अलंकार जो है उसके द्वारा गर्मी और वर्षा इन दोनों ऋतुओं का एक साथ वर्णन किया है, क्योंकि कहा जाता है कि सेनापति जो थे वो श्लेष अलंकार के अंतर्गत पारंगत थे। अब देखो इस पद की सबसे अंतिम लाइन को देखो, पंक्ति को देखो, ग्रीष्म विषम वर्षासी सम करियो है, यानी ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु विपरीत होते हुए भी उसको क्या कर दिया है, इन्होंने समान कर दिया है। तो अब आप ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में देखिए, देखे क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तर बर सब ही को रूप हरियो है, यानी धरती और आकाश में चारों ओर छोर अतीव जलन यानी प्रचंड ताप जो है वो फैल रहा है।
इसकी तीव्र गर्मी ने सभी पेड़ पौधों की हरियाली को सुखाकर हर लिया है। आगे देखो, महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है। आगे इसमें देखिए कि इस ग्रीष्म काल में सर्वत्र यानी चारों ओर भयानक ताप फैल रहा है और उसकी लपट दावाग्नि की भांति अत्यंत तीव्र बनती जा रही है। यानी तेज लू है, ये सभी प्राणियों के शरीर को क्या कर रही है, जला रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाही बो ही चित धरियो है। आगे वो ये कहते हैं कि सूर्य की प्रचंड किरणों से बचने के लिए लोग जो है वो नदी के जल का सेवन करना चाहते हैं तथा पेड़ पौधों की घनी छाया में रहने की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो रखते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई जुकी, ग्रीष्म विषम बरसा सीसम करियो है। आगे सेनापति कहते हैं कि इस प्रकार मेरी कविता रचना की यह चतुराई देखिए कि ग्रीष्म ऋतु भी वर्षा के समान श्लिष्ट पदों में वर्णित की गई है। यानी ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु को समान बताया गया है। अब ये तो हो गया ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में। अब हम इसको पढ़ते हैं वर्षा ऋतु के पक्ष में। तो उसमें देखिए, देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तीन तर बर सब ही को रूप हरियो है। यानी धरती और आकाश में सब और जल ही जल है। इस तरह बाढ़ आने की सी स्थिति है और वर्षा ऋतु ने पेड़ पौधों को क्या है, उखाड़ दिया है। आगे देखिए, महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है। आगे वो ये कहते हैं कि इस काल में वर्षा की भारी झड़ी सदा ही लगी रहती है और वर्षा का यह क्रम जो है वो भादों के महीने तक चलता है और चारों ओर क्या है, घनघोर घटाएं जो है वो छाई हुई है और जल का सिंचन हो रहा है। यानी चारों तरफ जल ही जल है। फिर है, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाही बो ही चित्त धरियो है। यानी भादों के बाद ही सूर्य के दर्शन होते हैं तथा बरसात में नदी को नाव में सवार होकर पार करना कठिन हो जाता है। इस काल में सब लोग घने बादलों की छाया से घिरे रहते हैं तथा अपने अपने शरीर को जल वर्षण से बचाने की कोशिश करते हैं, अभिलाषा रखते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई जुकी, ग्रीष्म विषम बरसा सीसम करियो है। आगे फिर वही कहते हैं सेनापति जी कि यह मेरी कविता रचना की चतुराई या चमत्कार है जो मैंने वर्षा ऋतु का भी ग्रीष्म ऋतु की तरह वर्णन कर दिया है। यानी दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों को प्राकृतिक जो शोभा है वो चमत्कारी ढंग से मैंने प्रस्तुत कर दी है। फिर वहीं दूसरे नंबर पे ब्रज भाषा आएगी, तीसरे नंबर पे श्लेष अलंकार का प्रयोग है, ये बात आ जाएगी और चौथे नंबर पे आपको पता ही है, ये भी लिख सकते हैं कि इसमें कवित्त छंद है या वही है कि श्लेषात्मक शैली का या कल्पना शैली का वर्णन किया गया है। फिर देखो, दामिनी दमक सूर चाप की चमक, शाम घटा की झमक अति घोर घन घोर है, कोकिला कला पिकल कूजत है जित तित, सिकर ते शीतल समीर की झकोर ते, सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बरसावन सलील चहूँ ओरते। इसके अंतर्गत आप देखिए, दामिनी आपको पता ही है कि बिजली होती है, तो इसके अंतर्गत कोई विरहणी नायिका अपनी सखी से कहती है वर्षा ऋतु के आगमन पर, उसकी बात को इसमें बताया गया है। दामिनी दमक सूर्य चाप की चमक शाम, इसके अंतर्गत कोई सखी कह रही है दामिनी दमक यानी बिजली चमक रही है, सूर्य चाप की चमक इंद्रधनुष जो है वो दिखाई दे रहा है, घटा की झमक अति घोर घन घोरते, और जो घटाएं हैं वो काले बादलों को लिए हुए हैं और गर्जना कर रही है। तो इसको एक बार देखिए कि हे सखी, सावन का महीना आ गया है, अब बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष भी आकाश में चमकता हुआ शोभित हो रहा है
तथा काले काले बादलों की घटाएं घनघोर रूप में बार बार गर्जनाएं कर रही है। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित सिकरत शीतल समीर की झकोरते। आगे वो ये कहते हैं कि अब कोयले और मोर इधर उधर सब और मधुर स्वर में कूकने लग गए हैं और वर्षा की बूंदों का स्पर्श पाकर हवा के झकोरे भी शीतल हो गए हैं। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु लाग्यो तर सावन विरह जुर जोरते। आगे इसके अंतर्गत सेनापति कवि कहते हैं कि नायिका या कोई गोपिका कहती है कि ऐसे समय में मुझे मन को अच्छे लगने वाले प्रियतम ने आने के लिए कहा था, लेकिन मेरा जो विरह का ज्वर है वो जोर से मुझे तड़पा रहा है। अर्थात प्रियतम के कारण विरह संताप बढ़ रहा है, क्योंकि प्रियतम अब तक आए नहीं हैं। आयो सखी सावन मदन सर सावन की, हे सखी सावन या वर्षा ऋतु के आने से कामदेव जो है वो मेरे मन में आ गए हैं। अर्थात सावन आने से प्रिय मिलन की जो कामना है वो उद्दीप्त हो रही है। लाग्यो है बर सावन सलील चहु ओरते, और चारों ओर सावन जोरदार वर्षा करने लग गया है, यानी पानी बरसने लग गया है। तो वो विरैणी कहती है कि मुझे अपने प्रियतम की याद आ रही है। फिर इसमें सबसे पहले भाव आएगा, तो आपको पता है कि वर्षा ऋतु की प्रकृति का सुंदर वर्णन नायिका ने अपने विरह के रूप में उद्दीप्त किया है। फिर आपको पता है कि शब्द चित्र एवं दृश्य बिंब इसमें दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है और गेय शैली जो है वो इसमें प्रशंसा करने के योग्य है। फिर आगे देखिए, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़यो दल, निबल अनल गयो सूरी सिय राय के, हिम के समीर ते ही बर से विषम तीर, रही है गरम भौन कौनन में जाय के, घूम नेन बहे लोग आगी पर गिरे रहे, हिये सो लगाई रहे नेकु सु लगाई के, मानो भीत जानी महासीत है ते पसारी पानी, छतियाँ की छाह राख्यो पाउक छिपाए के। यानी इसके अंतर्गत जो शिशिर ऋतु है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं। इसके अंतर्गत आप देखिएगा, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ेयो दल, यानी कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिशिर ऋतु में सर्दी की अधिकता का जो प्रकोप है वो चारों ओर फैल गया है। यानी कि शीत ऋतु की जो शक्तिशाली सेना है उसने सभी पर चढ़ाई कर दी है। निबल अनल गयो सूरी सिय राय के, यानी उसकी सेना या शक्ति के सामने आग भी कमज़ोर पड़ जाती है तथा सूर्य भी ठंडा हो जाता है। हिम के समीर ते ही बर से विषम तीर, यानी शीत ऋतु की बर्फीली हवा इस तरह चलने लगती है कि जैसे पैने जो तीर हैं वो क्या हो रहे हों, बरस रहे हों। तथा रही है गरम भौन कोनन में जाए के, और गरम हवा जो है वो भवनों के भीतर कोनों में जाकर छिप गई हो। यानी ऐसी जो शिशिर ऋतु है उसका वर्णन इस तरीके से किया गया है। घूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे, हिये सो लगाई रहे नेकु सु लगाई के, यानी इस ऋतु में सर्दी से बचने के लिए लोग आग को घेर कर बैठे रहते हैं, आग पर गिर पड़ते हैं और उसे लगातार सुलगाते हुए अपने हृदय से लगाए रहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि निरंतर आग के पास बैठे रहते हैं और अपने आप को गर्म करते हैं। मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाए के। आगे सेनापति कहते हैं कि मानो सर्दी से अत्यधिक भयभीत होकर लोग अपने हाथ फैलाकर आग को अपनी छाती की छाया में छिपाकर रख लेते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि शिशिर ऋतु ने अपना जो प्रकोप है वो दिखाया है। इसको एक बार देखिए कि भाव यह है कि लोग हाथ फैलाकर आग सेकते हैं, छाती व शरीर को तपाते हैं, मानो आग सर्दी से भयभीत रहती है, इसलिए लोग अपने हाथ फैलाकर उसकी रक्षा करते हुए उसे अपनी छाती की छाया में छिपा कर रखते हैं ताकि आग की शीत से रक्षा कर सके। कहने का अभिप्राय ये है कि जो सर्दी की ऋतु है वो इतनी प्रचंड हो गई है
कि वह ग्रीष्म को भी क्या कर रही है, ग्रीष्म की जो हवाएं हैं मान लो वो भी उससे डर रही है। तो इसके अंतर्गत वही भाव है कि शिशिर ऋतु के प्राकृतिक वातावरण का स्वाभाविक एवं बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और सर्दी के आगे आग को क्या बताया गया है, कमज़ोर बताया गया है। सूर्य के तेज को भी कमज़ोर बताया गया है, क्योंकि इसमें मानवीय व्यापारों का क्या किया गया है, आरोप किया गया है। फिर तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे, मान लो मानवीकरण अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार इस पद के अंतर्गत है। और नहीं समझ में आए तो हम यह भी लिख सकते हैं कि स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और कवित्त छंद की यति गति बहुत ही सुंदर है। अब आपको पता है, मान लो इसमें से आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है, तो यदि ध्यानपूर्वक आपने इस पाठ को पढ़ा है तो आप बता सकते हो कि वसंत ऋतु को कहा गया है। इस तरीके से जब आप पूरे पाठ को व्याख्या सहित सही ढंग से पढ़ेंगे तो छोटे छोटे प्रश्न चाहे कहीं से भी आ जाए आप उनका उत्तर दे सकते हैं। तो इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और छोटे प्रश्न भी आप बनाने सीखिएगा, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी आ सकते हैं। मान लो ऐसा आ जाए कि कविता में बंदीजन किसे कहा गया है, तो आप कह सकते हो कि कोयल और भ्रमर को, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने सेनापति पाठ जो है वो पढ़ लिया है। कल हम अपनी नई क्लास के अंतर्गत देव जो है क्षितिज का चौथा पाठ उसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ते रहिए, इससे छोटे क्वेश्चन बना के अपने बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कीजिए। आप मेरे जो वीडियो हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम अपने नए वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।